एक्चुअल वर्सेस बजट की हेडिंग बोरिंग? नो चांस। एक्सेल शेप्स के पावरफुल कॉम्बिनेशन को यूज करके हम कुछ ऐसा इफेक्ट बनाएंगे जो आपके डैशबोर्ड के अंदर वाव फैक्टर ऐड कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान एंड बिलीव मी, इन टेक्निक से आप एक्सेल के डिजाइनर बन जाओगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट, अब बारी है इंटरेस्टिंग चीजें करने की। तो सबसे पहला इफेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे वो है ये। यहाँ स्क्रीन के ऊपर मैंने इफेक्ट पहले से एक जो है वो ड्रॉ करके रखा हुआ है ताकि हमें रेफरेंस पॉइंट मिले और हम उसको देख के ड्रॉ करें, और आगे जो है वो हम उसके स्क्रैच से बिल्कुल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करना है। तो टेक्स्ट के लिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट के टैब में हम जाएंगे और यहाँ से हम जो है वो वर्ड आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और पहला वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे सामने वर्ड आर्ट की विंडो आ गई है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि इफेक्ट या फिर डैशबोर्ड बनाने के लिए स्पेसिफिकली अगर हम शेप्स ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो अपने जूम साइज को देखना है कि हमारा जो जूम साइज है वो क्या है। तो इस वक्त हमारा जूम साइज 100% है और मुझे अपनी रिपोर्ट 100% पे ही ड्रॉ करनी है, तो मैं इसको 100% रहने दूंगा। अगर आपको अपनी रिपोर्ट किसी और जूम साइज के अंदर बनानी है तो सबसे पहले आपने जाके अपना जूम साइज देखना है, उसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है और उसके बाद रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आगे जाके मैं आपको बताता हूं। तो मैं फिलहाल जो है वो अपनी ये जो वर्ड आर्ट की शेप है इसको मैं ऊपर ले जाता हूं बिल्कुल उसके बराबर में, और यहां पर मैं टेक्स्ट एंटर करना शुरू करता हूं। टेक्स्ट एंटर करने के लिए मैं अपनी शेप को सेलेक्ट करूंगा और यहां पर मैं अपना टेक्स्ट एंटर कर दूंगा। इसको रिप्लेस कर दूंगा एक्चुअल से। मैंने सेलेक्ट किया और रिप्लेस कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब मैं टेक्स्ट को एंटर कर रहा हूं तो मैंने अपने वर्ड आर्ट को सेलेक्ट किया हुआ है। अभी आप देखें वर्ड आर्ट सिलेक्टेड है और मैं अगर कुछ टाइप करूंगा तो वो वर्ड आर्ट के अंदर ही टाइप होगा। मैं इसको मिटा देता हूं। लेकिन अगर आपने बाय मिस्टेक फॉर्मूला बार सेलेक्ट किया हुआ है और यहां पर अगर आप टाइप करना शुरू करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें कि ये एरर आ गया है कि रेफरेंस इज नॉट वैलिड। ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर शेप्स हो जाए, वर्ड आर्ट हो जाए या फिर टेक्स्ट बॉक्स हो जाए, फॉर्मूला बार के अंदर आप सिर्फ सेल रेफरेंस ही डाल सकते हैं। अब ये क्या है, क्या मसला है, ये हम डैशबोर्ड का टॉपिक है तो हम उसी के साथ उसको कवर करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आपने इसको फॉर्मूला बार के अंदर एंटर किया है तो ये एरर आएगा। एरर का क्या रीजन है वो भी मैंने आपको बता दिया। हम कर देते हैं इस एरर को क्लोज। हमने गलती से जो है वो फॉर्मूला बार सेलेक्ट किया था। अब हम अपने कीबोर्ड से एस्केप दबाएंगे तो फॉर्मूला बार डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने अपने शेप्स को सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि मुझे इस शेप के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका फॉन्ट चेंज करना है, लेकिन शेप फॉर्मेट के टैब के अंदर हमें फॉन्ट का कोई सेक्शन नजर नहीं आ रहा। फॉन्ट अपडेट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा होम के टैब के अंदर, और अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास जो फॉन्ट का ग्रुप है वो भी एक्टिवेट हुआ हुआ है और अलाइनमेंट का पार्शियल ग्रुप एक्टिवेट हुआ हुआ है। बाकी सारी चीजें डीएक्टिवेट हुई हुई है, ग्रेड आउट हुई हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इन ऑप्शंस को इस शेप के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ या वर्ड आर्ट के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे फॉन्ट सेलेक्ट करना है पॉपिंस, तो मैं क्विकली फॉन्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ PO अपना पॉपिंस टाइप करूंगा तो मेरा पॉपिंस आ जाएगा। कीबोर्ड से एंटर दबाऊंगा तो मेरा फॉन्ट जो है वो चेंज हो गया है। फॉन्ट का साइज मैं यहाँ से भी एंटर कर सकता हूँ और मैं यहाँ इन टॉगल बटन का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। यहाँ जो फिल कलर का ऑप्शन आ रहा है ये बेसिकली शेप को फिल करेगा। आप देखें कि अभी मैंने इसको फिल कर रहा हूँ तो पीछे शेप फिल हो रही है। ये वही काम है जो आप शेप फॉर्मेट से करते हैं, और यहाँ से मैं अपने फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ से कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको एस्केप दबा दूंगा। मुझे यहाँ पर सिर्फ फिलहाल अभी फॉन्ट का जो साइज है और जो फॉन्ट का नाम है वो चेंज करना है। तो मैंने इसको अभी पॉपिन सेलेक्ट किया था, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ मैं सेमी बोल्ड लिखूंगा तो मेरे पास पॉपिन सेमी बोल्ड आ जाएगा। अब मैं एंटर करूंगा तो वो सेमी बोल्ड अप्लाई हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक सीक्रेट ऑप्शन है जो छुपा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर इस फॉन्ट के ग्रुप का जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है अगर मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ से शेप को सेलेक्ट करके तो मेरे पास ये डिफरेंट किस्म की विंडो खुलेगी। इस विंडो को मैं एक्चुअल के नीचे ले आता हूँ और यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन है कैरेक्टर स्पेसिंग का। यहाँ से मैं फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, साइज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन कैरेक्टर स्पेसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं इंक्रीज करता हूँ कैरेक्टर स्पेसिंग को, लेट्स सपोज
सपोज मैं यहाँ 2 टाइप कर देता हूँ और जैसे ही मैं ओके पे प्रेस करूंगा तो आप देखें कि जो स्पेस था बिटवीन कैरेक्टर्स या लेटर्स वो इंक्रीज हो गया है। पावर पॉइंट के अंदर यही फीचर हमें सामने मिल जाता है, लेकिन एक्सेल के अंदर ये फीचर अंदर छुपा हुआ है। और मेरा क्योंकि दिमाग थोड़ा खुराफाती किस्म का है, तो जब मैंने पावर पॉइंट के अंदर इस ऑप्शन को देखा था तो मैंने बोला यार ये एक्सेल में क्यों नहीं है, और जब मैं ढूंढने बैठा तो मुझे ये ऑप्शन यहाँ जाके मिला। खैर, फॉन्ट हमने जो है वो अपना सेट कर लिया है। साइज जो है वो फॉन्ट का मैं रखूंगा 54। एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा फॉन्ट जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। और ये जो कैरेक्टर स्पेसिंग मैंने इंक्रीज की थी इसको भी मैं यहाँ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से खोल के वापस से रिमूव कर दूंगा एंड ओके प्रेस कर दूंगा तो वो एक्चुअल स्पेसिंग पे आ जाएगा। अब मैं जाऊंगा अपने शेप के फॉर्मेट के ऊपर और यहाँ पर जो है वो मैं अपनी शेप को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। मुझे जो है टेक्स्ट का कलर इस कलर के मुताबिक लेकर आना है। तो ये जो कलर है इसका हेक्स कोड आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा। मैं यहाँ टेक्स्ट फिल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं जाऊंगा मोर फिल कलर्स पे, यहाँ पर मैं कस्टम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपना हेक्स कोड जो है वो पेस्ट कर दूंगा एंड ओके पे क्लिक करूंगा। तो आप देखें कि मेरा जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो गया। अच्छा, इसकी मुझे आउटलाइन भी देनी है, तो आउटलाइन के लिए मैं यहाँ टेक्स्ट आउटलाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, वैसे ही मोर आउटलाइन कलर पे जाऊंगा, कस्टम पे जाऊंगा और यहाँ मैं अपना ब्लैक कलर जो डिफॉल्ट कलर होता है उसको ओके कर दूंगा। तो आप देखें ब्लैक आउटलाइन आ गई है। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं अपना दोबारा से वर्ड आर्ट लूं और उसके ऊपर जाके फिर से टेक्स्ट लिखूं, फिर उसका फॉन्ट अपडेट करूं, साइज अपडेट करूं। मैं ये नहीं करना चाह रहा। इस चैनल के ऊपर हमने सीखा है कि वर्क हार्डर बट स्मार्टर। तो स्मार्टर तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर 2 विच इज कि मैं इसी की शेप को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V दबाऊंगा तो मेरी शेप जो है वो कॉपी हो जाएगी। या फिर मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूं अंडू करने के लिए, मैं कंट्रोल को होल्ड करूंगा और इस शेप के एज के ऊपर आऊंगा तो आप देखें मेरा माउस जो है वो कर्सर चेंज हो गया। और अब मैं अगर क्लिक को होल्ड करके ड्रैग करूंगा तो आप देखें कि उसने एक और कॉपी क्रिएट कर ली। अब यहाँ मुझे लिखना है VS। तो VS के लिए मैं सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूंगा और मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट होल्ड करके VS टाइप करूंगा ताकि सब कैपिटल में आ जाए। तो VS का जो फिल कलर है उसको मैं चेंज करूंगा, मोर कलर्स में जाके कस्टम के ऊपर मैं जाऊंगा और यहाँ मैं अपना कस्टम कलर कोड पेस्ट कर दूंगा एंड ओके प्रेस करूंगा तो आप देखें मेरे VS का कलर चेंज हो गया। अच्छा, मुझे इसकी आउटलाइन का कलर भी चेंज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं टेक्स्ट आउटलाइन के अंदर जाऊंगा और यहाँ से मोर आउटलाइन कलर्स पे जाऊंगा, कस्टम पे जाऊंगा और यहाँ मैं अपना कलर दूंगा ये कोड एंड ओके प्रेस करूंगा। अच्छा, आउटलाइन का कलर तो मैंने अपडेट कर दिया, लेकिन मुझे आउटलाइन का जो वेटेज है वो भी थोड़ा सा बढ़ाना है। तो मैं यहाँ वेट पे आऊंगा और ये वाला वेट मैं सेलेक्ट कर लूंगा, इसकी जो थिकनेस है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अब वापस से मैं इसको जो है वो कॉपी पेस्ट करूंगा अपने एक्चुअल को, मैं कंट्रोल को होल्ड करूंगा तो आप देखें माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो गया और यहाँ से मैं इसकी जो है ना वो इसके बराबर में लेकर आ जाता हूँ बजट को। तो यहाँ मैंने टाइप करना है बजट मैंने टाइप कर दिया है। मैं अपनी शेप को सेलेक्ट करूंगा और अब मुझे जो इसका फिल कलर करना है मैं मोर फिल कलर के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मैं अपना फिल कलर दूंगा ये वाला, ओके प्रेस करूंगा तो आप देखें कि मेरा कलर जो है वो चेंज हो गया। इसकी भी मुझे आउटलाइन देनी है तो मैं टेक्स्ट आउटलाइन के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से मोर आउटलाइन पे क्लिक करूंगा, कस्टम पे जाऊंगा और वही अपना ब्लैक कोड जो है वो वापस से पेस्ट करूंगा, ओके प्रेस करूंगा तो मेरी आउटलाइन जो है वो ब्लैक हो जाएगी। अब क्या हमारा इफेक्ट बन गया है, अब सिर्फ हमें इसे अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि VS को सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, लिटिल बिट लाइक दिस। अब मैं बजट को सेलेक्ट करूंगा और बजट को मैं थोड़ा सा जो है वो हटा के ऐसे रख दूंगा और अब मैं साइड में करता हूं ताकि मुझे अपना इफेक्ट नजर आ जाए। तो ये है हमारा एक्चुअल वर्सेस बजट, हमारा पहला इफेक्ट कंप्लीट हो गया है। इफेक्ट नंबर 2 है हमारा ये। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इंसर्ट के टैब में जाऊंगा और यहाँ शेप से एक राउंडेड रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लूंगा। ये नॉर्मल रेक्टेंगल है और ये राउंडेड रेक्टेंगल है, तो मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा किसी भी विड्थ के ऊपर, हाइट के ऊपर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसका कर्व जो है वो मैक्सिमम इंक्रीज कर दूंगा, हाइट में इसकी सेट करूंगा 0.5 और विड्थ में इसकी लूंगा 3.21। तो आप देखें कि ये इस तरह का डब्बा बन गया है, इस तरह का जो है वो राउंडेड रेक्टेंगल बन गया है जैसा हमारी शेप के अंदर है, जो डिजाइन हमें बनाना है उस तरह से। अब मुझे एक सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने के लिए यही शेप के फॉर्मेट के टैब के अंदर मैं यहाँ से ओवल को सिलेक्ट करूंगा और कहीं पर भी क्लिक करूंगा, जस्ट क्लिक करूंगा तो वो सर्कल बना देगा। अच्छा, सर्कल की जो हाइट और विड्थ है उसको मैं रखूंगा 0.5, तो 0.5 और 0.5। ये मैंने क्या किया है, मैंने रेक्टेंगल की हाइट को और सर्कल की हाइट
हाइट को बिल्कुल बराबर कर दिया है ताकि जो है वो सर्कल को जब मैं उसके अंदर फिट करूंगा तो वो बिल्कुल बराबर आए। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस सर्कल को पकड़ के यहाँ अंदर लेकर आना है। लेकिन अब जब मैं इसको अंदर लेकर आ रहा हूँ तो आप देखें कि ये ब्लैक कलर की जो आउटलाइन है ना वो नजर आ रही है, क्योंकि मैंने शेप को जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसको पहले बनाया था और सर्कल को बाद में बनाया था। जब मैं सर्कल को लेके जाऊंगा तो वो उसके ऊपर ही जाएगा, ओवरलैप करेगा। लेकिन अगर इन केस आपने जो है वो सर्कल पहले बना लिया है और राउंडेड रेक्टेंगल को जो है वो बाद में बनाया, तो आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड पे आके इसको ब्रिंग फ्रंट पे या फॉरवर्ड पे क्लिक करें, तो फिर ये इसके ऊपर जो है वो इजीली ओवरलैप हो जाएगा। अब मैंने इसको ओवरलैप तो कर दिया है, लेकिन अगर आप देखें ये ब्लैक लाइन अच्छी नहीं लग रही, तो इसको व्हाइट लाइन बनानी है इस तरीके से। तो मैंने क्या करना है, शेप को सेलेक्ट करना है और यहाँ से मैं जाऊंगा अपनी शेप आउटलाइन के ऊपर और यहाँ से मैं आउटलाइन का कलर कर दूंगा व्हाइट। जैसे ही मैं व्हाइट के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब आप देखें कि वो व्हाइट आ गया। लेकिन क्योंकि व्हाइट पूरा आ रहा है, मुझे सिर्फ इस तरफ से चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने सर्किल को थोड़ा सा ऐसे करके रख दूंगा, बिल्कुल स्लाइटली, ताकि इधर का जो व्हाइट है वो मेरी स्प्रेडशीट के व्हाइट कलर के साथ हाइड हो जाए। और अब आप देखें कि व्हाइट सिर्फ इस तरह का ही नजर आ रहा है, जैसा मेरा शेप के अंदर यहाँ जो मेरा डिजाइन बना हुआ है उसी तरह का बना हुआ आ रहा है। एक चीज ये कि मैंने इस वाली शेप का आउटलाइन कलर चेंज नहीं किया है, तो मैं इस शेप को सेलेक्ट करूंगा, शेप फॉर्मेट पे जाऊंगा और यहाँ से शेप आउटलाइन के ऊपर नो आउटलाइन ले लूंगा। तो अब आप देखें कि वो जो ब्लैक आउटलाइन आ रही थी वो रिमूव हो गई। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इसके ऊपर 1 लिखना है, तो मैं इस शेप को सेलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड से 1 को टाइप कर दूंगा। लेकिन ये 1 का जो फॉन्ट साइज है वो छोटा है, तो इसको बढ़ाने के लिए मैं अपने होम के टैब पे आऊंगा और यहाँ से मुझे इसका फॉन्ट भी चेंज करना है, विच इज कैलिब्री। तो मैं इसको कैलिब्री कर दूंगा, एंटर करूंगा, मेरा फॉन्ट अपडेट हो जाएगा और इसको मैं कर दूंगा 24 फॉन्ट के साइज को, एंटर करूंगा। अच्छा, अब अगर आप 1 की अलाइनमेंट देखें तो वो बहुत अजीब सी आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो मेरे पास यहाँ अलाइनमेंट के अंदर ऑप्शन विजिबल है, तो मैं यहाँ से जो है वो इसको मिडिल कर दूंगा और यहाँ से इसको मैं सेंटर कर दूंगा, तो मेरा 1 बिल्कुल सेंटर में आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसकी दूसरी तीसरी जो है वो शेप भी बनानी है, तो मैं इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल को होल्ड किया हुआ है, फर्स्ट शेप सेलेक्टेड है, सेकंड शेप के ऊपर कंट्रोल होल्ड करके सेलेक्ट करूंगा तो सेलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल C कंट्रोल V से कॉपी कर लूंगा। या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मोड जो है वो अपने क्विक एक्सेस टूल बार में एज अ शॉर्टकट ऐड किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करूंगा तो मेरा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। और अब मैं जब अपनी शेप को सेलेक्ट करूंगा तो दोनों चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी, दोनों शेप्स। कंट्रोल C कंट्रोल V 2 बार दबाऊंगा तो मेरे पास ये शेप्स आ जाएंगी। अच्छा, अब मुझे इन शेप्स को जो है वो अरेंज करना है, तो मैंने दोनों शेप्स को सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे, जैसे अभी ये एक शेप सेलेक्ट है, अब मैंने कंट्रोल होल्ड करके दूसरी शेप को भी सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं जो है वो थोड़ा सा भी नीचे ला के रख देता हूँ और यहाँ से जो है वो मैं अपनी जो दूसरी शेप है उसको भी पकड़ के थोड़ा सा और नीचे ला के यहाँ पर रख देता हूँ मैं। अब मेरी जो सेंटर वाली शेप है वो थोड़ा राइट साइड पे है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से राइट साइड पे कर दूंगा, तो आप देखें कि मैं अपने डिज़ाइन के नज़दीक आ गया हूँ। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ 1 की जगह मैंने लिखना है 2 और इसकी जगह मैंने लिखना है 3। तो ये जो मेरा इफेक्ट नंबर 2 था वो रेडी हो गया है। लेकिन इस इफेक्ट को हम और ज़बरदस्त तरीके का बना सकते हैं अगर हम इसके अंदर कलर्स डाल दें। तो ये देखें, ये मैंने सेम शेप के अंदर सिर्फ जो है वो कलर्स चेंज कर दिए और ये कितना फ़र्क नज़र आ रहा है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ कलर्स की वजह से। इन कलर्स के जो हैक्स कोड हैं वो आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो फार सो गुड, अब तक तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक इशू है, वो क्या है कि अगर मैं अपने कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और कोई कॉलम ऐड करूँगा तो आप देखें मेरी शेप की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं कोई रो को जो है वो ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखें कि मेरी शेप की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोबारा चेंज हो गई। मैं फिर से कंट्रोल Z दबा रहा हूँ। ये इशू क्या हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल मैं अपने क्विक एक्सेस टूल बार से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट करूंगा ताकि मैं अपनी सारी शेप्स को जो है वो एक साथ ही सेलेक्ट कर लूं। अब मैं जाऊंगा अपने कीबोर्ड के ऊपर और कंट्रोल होल्ड करके 1 दबाऊंगा, तो मेरे पास ये फॉर्मेट शेप की जो है विंडो खुल जाएगी, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी। यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है, ये देखें आप, साइज एंड प्रॉपर्टीज। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा और मैं प्रॉपर्टीज में आऊंगा तो यहाँ पर आप देखें कि मूव एंड साइज विद सेल, ये बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर चेक लगा हुआ होता है शेप्स के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपने कॉलम की या रो की, जैसे कॉलम की विड्थ या रो की हाइट को भी अगर मैं चेंज करूंगा तो उसका इफेक्ट भी जो है वो इसके ऊपर पड़ेगा। अभी जैसे देखें आप, मैं कॉलम की जो विड्थ है उसको बढ़ा रहा हूं तो आप देखें कि ये शेप भी साथ साथ बढ़ रही है। मैं इसको वापस से कम कर देता हूं। अगर मैं रो करूंगा तो उसकी वजह से भी ये प्रॉपर्टीज चेंज होगी। अगर मैं यहाँ पर चेक लगाता हूँ मूव बट डोंट साइज विद द सेल, तो अब आप देखें कि मैं जैसे ही ये कॉलम की विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो आप देखिए कि शेप नहीं बढ़ रही, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई कॉलम ऐड करूँगा तो फिर मेरा शेप जो है वो बढ़ जाएगा वापसी। इसका हल ये कि आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखना है कि डोंट मूव और साइज विद द सेल।
जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो चाहे आप रो की जैसे मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मोड को बंद करता हूँ और यहाँ से मैं आपको अब दिखाता हूँ कि मैं अगर कॉलम ऐड कर रहा हूँ तो आप देखें शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से अगर मैं रो को भी ऐड करूँगा तो आप देखें उसकी वजह से भी शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनके ऊपर फ़र्क पड़ा है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने चेंज नहीं करी है, लेकिन सेंटर की जिसकी हमने प्रॉपर्टी चेंज करी है उस पर फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो लोगों को पता नहीं होती। ऑलराइट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह एक और प्रैक्टिकल डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप और इसी तरह का मीनिंगफुल कंटेंट देखना चाहते हैं। लाइक का बटन दबाएं एंड अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करो। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।